बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सुपर कंडक्टर्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो सुपर कंडक्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे वो है MRI। अब ये टॉपिक जो है डॉक्टर्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए इंतहाई अहम साबित होने वाला है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि ये MRI कितनी डिफिकल्ट है और ये किस तरह इंटरनली काम करती है, और ये इसकी जो बारीक सी चीजें हैं, अगर ये इमेज बनाती है तो कैसे, अगर बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स को इकट्ठा करती है तो कैसे, अगर बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स की स्पिन को वो एक डायरेक्शन में अलाइन करती है तो कैसे, और उसके साथ साथ ये सब चीजें और स्टेप टू स्टेप हम जो है वो समझने वाले हैं इंतहाई आसान तरीके से। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो MRI है या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है वो है क्या। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको पहले NMRI भी कहा जाता था, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर इसमें से एन को निकाला गया सिर्फ इसलिए ताकि कहीं लोग इसको रेडिएशन से न मिला लें कि भाई इसके अंदर रेडिएशंस लगती हैं यानी न्यूक्लियर रेडिएशंस, तो इसलिए फिर उसको बाद में सिर्फ MRI कहा गया। तो इसका अब नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। MRI स्कैनर्स या MRI मशीन जो है वो हमें हाई रिजोल्यूशन पिक्चर देती है टिश्यूज जो इनसाइड द बॉडी है। अब बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यूज हैं या हमारे ब्रेन के अंदर जो पूरा एक सिस्टम है, उसका अगर आपने इमेज लेना है इंतहाई बारीक बीनी के साथ, आपने अगर उसको देखना है हाई रिजोल्यूशन के साथ, एचडी पिक्चर के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन कर सकती है, उसका नाम है MRI। अब ये जो MRI है ये यूज करती है सुपर कंडक्टिंग क्वाइल्स को, या आप ऐसे कहें सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को। कैसे? और वो सुपर कंडक्टिंग क्वाइल्स जो आपके प्रोड्यूस करते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा है कि 60,000 टाइम्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है। यानी जमीन पूरी की जो अराउंड उसके मैग्नेटिक फील्ड है, उससे 60,000 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये MRI मशीन अपने अंदर बनाती है। ये इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाती है, किस पर्पस के लिए बनाती है, इसको हमारी बॉडी के अंदर क्या करना होता है, इसी चीज को आपने यहाँ पर इन प्रोसीजर्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर समझेंगे वर्किंग प्रोसीजर ऑफ MRI के अंदर, कि भाई जैसे ही MRI के अंदर बंदे को हम इंसर्ट करते हैं इस मोटराइज्ड पेशेंट टेबल के साथ, ये पेशेंट टेबल जिसमें मोटर लगी होती है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, बंदा अंदर गया। अब ये पेशेंट अंदर खड़ा है। अब हम जैसे ही पेशेंट अंदर चला गया तो हमने MRI का बटन दबाया, मिसाल दे रहा हूं, जैसे MRI का बटन हमने दबाया तो सबसे पहले MRI क्या काम करेगी। सबसे पहले MRI जो काम करेगी वो ये करेगी कि इसकी जो ये मैग्नेटिक कॉइल्स हैं इनको एक्टिवेट करेगी। यानी पहला काम MRI का होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उस बॉडी के अराउंड क्रिएट करे। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट करेगी, उसका क्या सबब है? उसका सबब है कि वो प्रोटॉन्स की अलाइनमेंट करना चाहती है। या इससे पहले आप ये बात समझ लें कि हमारी बॉडी या हमारा जिस्म या इंसान जो है वो ज्यादातर अंदर जो हमारे पास है वो वाटर का बना होता है, यानी H2O का बना होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के इनसाइड जो सबसे ज्यादा मिकदार जिस चीज का अगर हम कह सकते हैं तो वो हाइड्रोजन है। इसलिए यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है कि पूरी बॉडी के इनसाइड या जिस्म के किसी भी हिस्से के इनसाइड जो भी प्रोटॉन्स हैं उन सारे के सारे प्रोटॉन्स को अलाइन करना, उनको एक डायरेक्शन में करना। ये समझे आप। MRI मशीन क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बिग मैग्नेट बाय यूजिंग सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की मदद से MRI बहुत ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स करती है छोटे प्रोटॉन्स को जो कि इनसाइड द बॉडीज वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि वो लाइन अप हो जाएं। बॉडी के अंदर इनसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उनके अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उनको लाइन अप करना है, उनको एक डायरेक्शन में लाना है। अब ये कैसे? मोस्टली हमारी बॉडी में जब मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं लग रही होती तो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो रैंडम है।
कोई प्रोटॉन का स्पिन इस तरह है, किसी का स्पिन का डायरेक्शन इस तरह, किसी का डायरेक्शन इस तरह, किसी का डायरेक्शन इस तरफ। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उस बॉडी या टिश्यू के अराउंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, तो फिर क्या होता है कि सारे के सारे प्रोटॉन्स का जो लाइनअप है वो हो जाते हैं और उनका डायरेक्शन एक जैसे एक तरफ हो जाता है। अब इनका डायरेक्शन किस तरफ हो जाता है? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पर कंपास पड़ा हो, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स के अंदर, तो कंपास जैसे ही आप रखेंगे तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ कंपास मतलब अपना नीडल करेगा। नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ भी होगी तो कंपास अपना जो डायरेक्शन है वो किस तरफ करेगा? नॉर्थ की तरफ करेगा। सेम इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमारी बॉडी के अराउंड दी जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटॉन्स हैं वो उस कंपास की तरह सबका जो नीडल है वो एक तरफ हो जाएगा। अब पहला काम तो हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई और बॉडी के अंदर जो भी प्रोटॉन है पूरी बॉडी के अंदर सारे के सारे अब एक डायरेक्शन में आ गए हैं। In this way, disordered crowd of protons comes in ordered spin or in ordered and in straight alignment. इस तरीके से जो disordered crowd था प्रोटॉन्स का, कोई इधर के कोई इधर, कोई वैसे कोई ऐसे, अब वो एक ही डायरेक्शन में, अब वो फजीलत से एक ही मतलब उसमें स्ट्रेट रास्ते में आ गए हैं, अलाइनमेंट में आ गए हैं। अब ये अलाइनमेंट किस तरह होगी? उस तरफ होगी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझी कि पहला स्टेप मैग्नेटिक या एमआरआई रेजोनेंस का ये है कि जैसे ही आप उस पेशेंट उसके अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही लगती है तो पूरी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे लाइन अप हो जाते हैं। ठीक। अब दूसरा स्टेप ये है कि जैसे ही पूरी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स अब लाइन अप हो गए, अब प्रोटॉन्स को हमने कतार में, उनको रो में, हम उनको सीधे लाइन में खड़ा कर दिया है। अब बारी है कि सबको एक ही गोली लगाएं और उन सबको एनर्जी दें। या सबको सूरज के नीचे खड़ा करें ताकि उनको विटामिन डी मिले, ताकि उनको एनर्जी मिले। तो दूसरा स्टेप एमआरआई के अंदर ये होगा कि आप रेडियो वेव्स सप्लाई करेंगे। जैसे ही प्रोटॉन सीधे हो गए पूरी बॉडी के अंदर, अब आप रेडियो वेव सप्लाई करेंगे। अब रेडियो वेव सप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा? After that, MRI machine sends out radio waves like a brief burst of energy. जिस तरह एक छोटा सा अमाउंट एनर्जी का बर्स्ट ऑफ एनर्जी दिया जाता है छोटा, तो आपने उनको बर्स्ट ऑफ एनर्जी दिया या आपने ऐसे समझें कि एक उनके ऊपर स्प्रे किया बारिश का कि उनका मौसम खुशगवार हो गया या उनको एक कुछ एनर्जी मिल गई या उनका कुछ मूड अच्छा हो गया। तो बर्स्ट ऑफ एनर्जी वो कौन सी एनर्जी है? वो रेडियो वेव्स वाली एनर्जी, वो आपने उनके ऊपर लगाई। जैसे आपने रेडियो वेव्स उनके ऊपर लगाई तो अब रेडियो वेव्स के हिट करने के बाद ये जो प्रोटॉन्स हैं ये डिस्टर्ब हो गए। ये रेडियो वेव्स के हिट करने के बाद प्रोटॉन डिस्टर्ब हो गए, तो मतलब जो प्रोटॉन्स को जो हमने इतनी मेहनत करके अलाइन किया था, तो अब ये अलाइंड प्रोटॉन्स अब ये जो है इन्होंने अपनी स्पिन चेंज कर दी। अब इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। जो पहले बिल्कुल स्ट्रेट थे अब ये बिल्कुल मतलब से तोड़ मोड़ गए, यानी कि वो अपने सही पोजीशन में, अलाइंड पोजीशन में अब नहीं है। जिस तरह कोई रो में एक बड़ी सी लंबी लाइन हो, रो हो और आपने पीछे से किसी को धक्का दिया जिस तरह स्कूल में बच्चे करते हैं तो पूरी रो हिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर हमने पहले प्रोटॉन्स को इकट्ठे किया। अब इकट्ठे करने के बाद अब हम सबको रेडियो वेव दे रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, समझे? अब धक्का देने के बाद अब वो डिस्टर्ब हो गए। अब जैसे ही वो डिस्टर्ब हुए तो क्यों हुए? क्योंकि रेडियो वेव्स जो कि कुछ मखसूस या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्रोटॉन्स की तरफ से। जैसे ही प्रोटॉन्स उस रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो जाहिर सी बात है खाना आने के बाद बंदा घर में थोड़ी बैठता है, इधर उधर घूमता है। या किसी को एनर्जी या किसी को पैसा मिलता है तो कोई लाइन में खड़ा होता है, लाइन से भागकर आगे चला जाता है। तो जैसे ही इन प्रोटॉन्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिली तो अब उन प्रोटॉन्स ने जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो अब उनका जो सर है वो फिर गया। तो जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो स्पिन है वो चेंज कर दिया। अब आपने दो चीजें समझी। पहली, पेशेंट को जैसे ही आप एमआरआई के अंदर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लगाकर पूरे बॉडी के प्रोटॉन्स को आप करेंगे अलाइन। अब जैसे अलाइन हो जाएंगे तो आप उनके ऊपर लगाएंगे रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी का वेव्स लगाएंगे। जैसे ही रेडियो वेव्स उन प्रोटॉन्स के ऊपर लगेंगे तो वो बिल्कुल इस तरह हिल जाएंगे, ऑसिलेट हो जाएंगे, वो थड़थड़ा जाएंगे।
तो जैसे ही वो मतलब उनकी अब अलाइनमेंट टूट चुकी, तो अब हम कहेंगे कि भाई ये इन्होंने अब जो अपना स्पिन है वो चेंज कर दिया है। अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि भाई इन प्रोटॉन्स ने अब एनर्जी ली है, जिनको आपने लाइन में लगाया था। अब इनको जो है इनको इज्जत रास ना आई। वो इसलिए ना आई क्योंकि जैसे ही आपने उनको एनर्जी दी है तो उन्होंने अपनी अलाइनमेंट ही चेंज कर दी। तो अब आप क्या करेंगे कि रेडियो वेव्स जिनकी वजह से इनका सर फिर गया था, आप उन रेडियो वेव्स को बंद कर देंगे। अब जैसे आपने इन रेडियो वेव्स को बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है, अब प्रोटॉन्स के पास जो एनर्जी ज्यादा थी, वो जिस बलबोते पर थी या जिसकी हिम्मत पर थे, या जिसके बलबोते पर वो अपने पास एनर्जी रख रहे थे, वो तो रेडियो वेव्स थी। अब रेडियो वेव्स को बंद कर दिया, तो प्रोटॉन्स के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, अब वो निकालेंगे। जैसे ही प्रोटॉन्स अब एक्स्ट्रा एनर्जी निकालेंगे, तो अब क्या होगा, वो आगे वाला स्टेप है। When radio waves stop, the protons naturally want to go back to their original alignment position. अब प्रोटॉन्स चाहेंगे कि भाई ये तो एक ही सहारा था जो हमें रोशनी दे रहा था, जो हमें एनर्जी दे रहा था। अब जब वो चला गया, तो चलो चलते हैं फिर अपने ही ठिकाने जो उनका था। तो अब वो क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट पोजीशन में जाएंगे। एज द मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई की यहाँ पर प्रेजेंट है। देखें, मैग्नेटिक फील्ड ये हमने बंद नहीं की। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हमने रेडियो वेव्स लगाए। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हमने रेडियो वेव्स को बंद किया। जैसे ही रेडियो वेव्स को बंद किया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड वाले ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी अब ये अगेन अलाइंड हो जाएंगे। तो एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एमआरआई इज स्टिल प्रेजेंट एंड वी हैव ओनली स्टॉप्ड द रेडियो वेव्स, they will again become in alignment once the electromagnetic field is gone. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चली जाती है, तो ये प्रोटॉन्स अगेन अलाइनमेंट में, सीधी लाइन में, सीधी कतार में आ जाते हैं। पहले यानी कि इस स्टेप में ये चेंज स्पिन किए हुए थे ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेने के बाद, एनर्जी लेने के बाद इनका सर फिर गया था और उन्होंने अपना स्पिन चेंज कर लिया था। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बंद कर दिया, तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, कहा कि भाई जो हमने एनर्जी ली है, चलो बाहर निकालो इसको। उन्होंने इसको बाहर निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू, और वो अगेन एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करने के बाद अब वो इस तरह स्पिन सीधे डायरेक्शन में आ गए हैं। अब यहां पर आपके पास है स्टेप 4, जिसको हम कहते हैं सिग्नल इमिशन। अब क्या हो रहा है कि एज द प्रोटॉन गो बैक इनटू द अलाइनमेंट, जैसे ही प्रोटॉन्स आपके इस अलाइनमेंट में, स्ट्रेट अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो दे रिलीज अ टाइनी बर्स्ट ऑफ एनर्जी। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली रेडियो वेव से ली थी, अब वो निकालेंगे। अब वो किस फॉर्म में निकालेंगे? बिल्कुल उसी ही फॉर्म में निकालेंगे जिस फॉर्म में उनको मिली थी। तो अब ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इनको मिली थी, अब वो निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एनर्जी की सूरत में अब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, विच इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। अब वो जो एनर्जी अपने अंदर से निकालेंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होगा। दिस हैपेंस बिकॉज द प्रोटॉन्स आर चेंजिंग देयर एनर्जी स्टेट। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स अब अपनी एनर्जी स्टेट में वापस जाना चाह रहे हैं, जो उनकी बुनियादी थी, जो उनकी बेसिक थी। वो अपनी जो है औकात में अब आ रहे हैं। एनर्जी आने के बाद वो कुछ ज्यादा बढ़ चुके थे। जैसे ही उनके ऊपर से सहारा रेडियो वेव्स का चला गया, तो अब जब वो अपनी औकात में आना चाह रहे हैं, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पावर था वो उन्होंने निकाल दिया। तो जैसे ही उन्होंने एनर्जी एक्स्ट्रा निकाल दी, तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी कहीं ना कहीं जानी है। तो वो जो एनर्जी उन्होंने निकाली, तो वो किस सूरत में निकाली या किस फॉर्म में निकाली? वो फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म। अब यहां पर आपने क्या किया? ये किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स प्रोटॉन्स को दी, फिर प्रोटॉन्स से रेडियो वेव्स बंद की, तो प्रोटॉन ने एनर्जी निकाली। अब यही एनर्जी जो यहां पर अब प्रोटॉन्स ने निकाली है, यही हमें इमेज बना के देगी, यही हमें बताएगी कि इस बंदे को क्या मर्ज है, यही हमें बताएगी कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो चीजें हैं, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम चलते हैं जो पांचवा स्टेप है उसके अंदर, जिसमें हम यह समझेंगे कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालकर हम कैसे समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मर्ज हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर यहाँ पर आपके पास दो किस्म के टिश्यूज हैं, एक टिश्यू को आप कहते हैं या घर को कहते हैं ए, और दूसरे टिश्यू को या दूसरे घर को आप कहते हैं बी। फर्ज करें कि ए टिश्यू के बाहर जो समंदर है वो पानी का समंदर है, और बी टिश्यू के बाहर से जो समंदर है वो शरबत का समंदर है, शुगर सी है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये ए बंदा इस अपने घर में से निकल कर इस हॉस्पिटल जाता है, तो ए बंदे को ये हॉस्पिटल वाला डॉक्टर देख लेगा कि भाई इसके कपड़े गीले हैं, मतलब ये पानी से आया है, मतलब ये पानी वाले समंदर से आया है, और पानी वाले समंदर से जब आया है तो मतलब ए वाले घर से आया होगा पक्का। तो यानी ए वाले टिश्यू से आया होगा। तो वो उस सराउंडिंग के हिसाब से डॉक्टर अंदाजा लगा लेता है कि ये बंदा किस घर से या किस टिश्यू से आया है। सेम इसी तरह अगर बी वाला बंदा अपने घर में से निकलता है और वो शरबत वाले समंदर को क्रॉस करके इस हॉस्पिटल में जाकर पहुंचता है, तो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर ये समझ लेगा कि इस बंदे के जो कपड़े हैं वो शरबत से धुले हुए हैं, यानी इसके शुगर से धुले हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सराउंडिंग में शुगर सी है, या इसके सराउंडिंग में जो सी है वो शरबत का सी है। तो यानी कि ये बंदा उस घर से आया है जिस घर का नाम बी है, या उस टिश्यू से आया है जिस टिश्यू का नाम बी है। तो सराउंडिंग के हिसाब से उस डॉक्टर ने अंदाजा लगा लिया कि ये जो बंदा या ये जो सिग्नल है ये किस टिश्यू से या किस पोजीशन से या जगह से आया है। सेम इसी तरह जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करते हैं और वो प्रोटॉन्स हमारे कंप्यूटर में आते हैं, तो कंप्यूटर ये देखता है या एमआरआई ये देखती है कि आए किस पोजीशन से हैं, आए किस फ्रीक्वेंसी से हैं। देखें, जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की जो आपके आते हैं किसी भी टिश्यू में से, वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू एंड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द टिश्यू, कि वहां पर फैट है या वहां पर पानी है या वहां पर बोन है। मिसाल में देता हूं, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उन प्रोटॉन से जो प्रोटॉन दिल के अंदर हैं, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से दिल का माहौल है। सेम इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रेन में से निकलते हैं, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी वैसी होगी जिस हिसाब से ब्रेन के जो केमिकल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन के इस हिस्से से निकल रहे हैं, तो यहाँ जो केमिकल होंगे उस हिसाब से वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ब्रेन के इस हिस्से से निकलता है, तो यहाँ पर जो केमिकल्स होंगे उन केमिकल के हिसाब से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। अब इसी फ्रीक्वेंसी को पहचानना है जो आपके पास एमआरआई मशीन है, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहाँ से आया है। अगर के उसकी फ्रीक्वेंसी हायर है, 60 है, तो मतलब वो दिल से आया है, 50 है तो मतलब वो ब्रेन से आया है, अगर उसकी 70 है तो मतलब वो बोन से आया है। मैं मिसाल दे रहा हूं। तो इस हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को समझते हुए वो समझ लेता है कि ये सिग्नल किस किस्म के प्रोटॉन से और किस किस्म के टिश्यू से और किस किस्म से ऑर्गन से आया होगा। अब यही चीज हम यहां पर समझ रहे हैं कि दिस वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट ड्यू टू द केमिकल एनवायरनमेंट और केमिकल सराउंडिंग। जो भी होगी उस हिसाब से उसकी जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है वो चेंज होगी। This allows the MRI to create a map of where each proton is and what type of tissue it is in। इस तरीके से MRI इमेज बना पाती है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है प्रोटॉन की, वो प्रोटॉन किस माहौल में है और किस किस्म के टिश्यू में है और वो कहाँ पर है। तो इस हिसाब से हम जो है वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोटॉन की तरफ से जो बॉडी में से निकल रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पर है और इसका अब शेप जो है वो कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर आती है बात सिग्नल डिटेक्शन की। यहाँ पर हमने बात की कि भाई सिग्नल्स निकल रहे हैं, हर एक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। दिल से निकल रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी कुछ है, ब्रेन से निकल रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी कुछ है, और सीने से निकल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, बोन से निकल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है। तो फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ वाले जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकले, तो अब उनको पकड़ेगा कौन, अब उनको अपने अंदर लेगा कौन। तो वहां पर बात आती है सिग्नल डिटेक्शन की। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये स्कैनर्स हैं या सेंसर्स हैं,
ये सेंसर्स क्या करेंगे कि इस बंदे के प्रोटॉन में से या इस बंदे की बॉडी में जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनमें से जो वेव्स निकलेंगे, वो वेव्स ये स्कैनर्स अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये एमआरआई मशीन के अंदर इंतहाई सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं कि वो डिटेक्ट कर देते हैं इन फेंट सिग्नल्स को। फेंट सिग्नल्स उन सिग्नल्स को कहते हैं जो बिल्कुल वीक सिग्नल्स हों, जो बिल्कुल मुरझाए हुए सिग्नल्स हों, जो बिल्कुल कमजोर सिग्नल्स हों, जो जाहिर सी बात है दिल में से निकले, दिल के बाहर पानी या ब्लड है उसमें से क्रॉस हुए, फिर उसके बाहर स्किन है उसमें से क्रॉस हुए, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो फेंट हो चुकी है। उस फेंट फ्रीक्वेंसी को भी अगर कोई डिटेक्ट कर देता है तो वो एमआरआई मशीन के सेंसर डिटेक्ट कर देते हैं। ये जो सेंसर्स हैं ये कॉइल्स होती हैं जो पिकअप करती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो इमिट किए जाते हैं प्रोटॉन्स की तरफ से, ना कि फोटॉन्स। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका बाहर आया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सेंसर में या इस कॉइल में या इस रिसीवर कॉइल में आ जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये रिसीवर कॉइल में जो भी सिग्नल्स आएंगे इस बॉडी में से जो भी निकलेंगे वो सारे के सारे इस सेंसर में आएंगे। अब सेंसर जो है वो भेजेगा इस हाई एडीसी को। जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो एनालॉग केस बेस्ड डेटा कहलाई जाती है, एनालॉग सिग्नल्स हैं। उनको कन्वर्ट करेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल में, और वो फिर आएंगे कंप्यूटर के पास। फिर हमारे यहाँ पर आती है इमेज क्रिएशन। इमेज क्रिएशन में एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो एनालाइज करता है उन डिटेक्टेड सिग्नल्स को। जो भी सिग्नल डिटेक्ट हुए उनको एनालाइज करता है कि भाई इस फ्रीक्वेंसी का है तो मतलब यहां से आया होगा, इस फ्रीक्वेंसी का है तो मतलब दिल से आया होगा, इस फ्रीक्वेंसी का है मतलब लिवर से आया होगा, इस फ्रीक्वेंसी का है तो ब्रेन के फलां पार्ट से आया होगा। तो उनके हिसाब से ये पूरी इमेज एक क्रिएट करता है। It uses the signal frequencies and locations to build a detailed picture। उन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करते हुए और उन सिग्नल फ्रीक्वेंसीज कहाँ से आ रही हैं उनकी लोकेशन को समझते हुए ये बिल्ड करता है एक बहुत सी डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट बॉडी के इनसाइड वाला जो है, ब्रेन के ऊपर कितना ताकतवर ये खोपड़ी है, इसके अंदर जो ब्रेन है उसको एमआरआई सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, उसकी इमेज बना लेता है। तो मतलब आप समझें कि कितना वो सेंसर सेंसिटिव्स हैं। ये जो कंप्यूटर है फिर उसके बाद इन इमेजेस को या इन डेटा को या इन फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसलेट करता है सिग्नल डेटा को एक विजुअल इमेज में, और विजुअल इमेज बाहर निकाल कर फिर डॉक्टर कहता है कि भाई आपको फुला जो है वो मर्ज है। अब डॉक्टर ये कहता है कि ये जो सारा काम है ये सिर्फ उसी ने किया है, लेकिन उसके पीछे ये जो सारी इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग का भी काम है। इसलिए इन द सेम वे जहां पर इस डॉक्टर को जो एमआरआई के सिग्नल्स को समझता है हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से इंजीनियरिंग भी अहम है जिसने इस पूरे प्रोसेस को बनाया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंतहाई आसान नमूने से आपने पूरी एमआरआई मशीन को समझ लिया। अगर आप समराइज वे से समझना चाहें तो 1 मिनट में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम बंदे को एमआरआई मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको अंदर रखते हैं बॉडी को, किससे उसको अंदर डालते हैं एमआरआई से मशीन के अंदर? मोटराइज पेशेंट टेबल के जरिए से हमने उसको अंदर डाला। जैसे ही अंदर चला गया तो ये जो मैग्नेट्स इसके अराउंड थे, इन मैग्नेट्स जो कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, इनने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस बंदे की बॉडी के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है, वो सारे के सारे प्रोटॉन्स लाइन अप हो गए, वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में आ गए। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि इस बंदे की पूरी बॉडी में जो भी प्रोटॉन्स थे हमने उनका डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में कर दिया। अब आती है बात कि भाई आपने पूरी बॉडी में जो प्रोटॉन्स थे उनको सीधा रख दिया। अब यहाँ पर आप रखेंगे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है जो क्या करेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी देगी इस बंदे को। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी इस बंदे के ऊपर लगेगी तो इस बंदे की बॉडी के अंदर जो भी प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर जैसे ही वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद कर देंगे। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद करने के बाद इन प्रोटॉन्स ने जो उस बंदे की बॉडी में थे, अब वो प्रोटॉन्स अपनी अपनी एनर्जी जो उन्होंने रेडियो से रिसीव की थी वो अब निकालेंगे। जैसे ही वो निकालेंगे तो वो एनर्जी जो निकालेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में निकालेंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में जैसे ही निकालेंगे तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो बाहर सेंसर लगे होंगे वो पिकअप करेंगे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पिकअप करने के बाद वो भेजेंगे एडीसी में, जो एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करेगा डिजिटल डेटा में। फिर वो भेजेगा कंप्यूटर में और कंप्यूटर जो है उसकी एमआरआई इमेज बनाएगा। तो अब इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे जो आपके सुपर कंडक्टर्स की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी हैं, वो अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आपने हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड किया होगा, सब्सक्राइब जरूर किया होगा और कमेंट जरूर करें। लाइक इस वीडियो को जरूर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।